हेलो दोस्तों, नमस्कार। ड्रीम कैंपस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिंथेटिक ड्रग। भारत में सिंथेटिक ड्रग का अवैध व्यापार लगातार बढ़ रहा है और भारत की जो इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं वो उसको कंट्रोल करने में बहुत सारे चैलेंजेस फेस कर रही हैं। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि सिंथेटिक ड्रग क्या होता है और भारत के लिए यह इतनी बड़ी चुनौती क्यों बनती जा रही है, दिन प्रतिदिन बढ़ती क्यों जा रही है, और जो हमारी इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उनके सामने कौन कौन सी चुनौतियां आ रही हैं इसको कंट्रोल करने के लिए। तो जैसा कि हम पहले प्रश्न देखते हैं, तो सबसे पहले प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, द प्रोलिफरेशन ऑफ सिंथेटिक ड्रग्स हैज प्रेजेंटेड न्यू एंड कॉम्प्लेक्स चैलेंजेज टू इंडियाज ड्रग इन्फोर्समेंट स्ट्रेटजी। एनालाइज द ऑब्स्टिकल्स इन कंट्रोलिंग द production and trafficking of synthetic drugs in the light of this statement। ठीक है, दूसरा प्रश्न आपका है, इंडिया जियोग्राफिकल लोकेशन मेक्स इट अ वल्नरेबल ट्रांजिट हब बिटवीन गोल्डन क्रीसेंट एंड गोल्डन ट्राइंगल। डिस्कस द सिक्योरिटी implications ऑफ दिस पोजीशन विथ रेफरेंस टू नार्को टेररिज्म। ठीक है, ये शब्द भी अभी हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। तो ये दो प्रश्न है और जब डिस्कशन एंड होगा तो आप इन दोनों प्रश्नों का उत्तर लिख करके हमको टेलीग्राम पे भेजेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात तो यही है, ये टॉपिक हमारे लिए महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इंडिया जो है ना एकदम अलार्मिंग सर्ज देख रहा है। नार्को जितने भी ड्रग्स हैं, चाहे वो सिंथेटिक ड्रग है, खास करके सिंथेटिक ड्रग के मामले में इतना तेजी से इंडिया में ये बढ़ रहा है। और अभी हाल फिलहाल में भी हरियाणा में, दिल्ली में, राजस्थान में बहुत सारे ऐसे ऑपरेशंस किए गए जहां पे सिंथेटिक ड्रग्स बरामद किए गए और एजेंसीज के सामने यह चुनौती आ गई कि उनके इतने एक्टिव होने के बावजूद भी इतने बड़े पैमाने पर सिंथेटिक ड्रग का अवैध व्यापार कैसे हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि सिंथेटिक ड्रग क्या होता है या जो सिंथेटिक नशीले पदार्थ होते हैं वो क्या होते हैं। पारंपरिक रूप से अगर देखा जाए तो जितने भी नशीले पदार्थ होते हैं या ड्रग्स होते हैं उनका खेती किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप गांजा ले लीजिए, आप अफीम ले लीजिए। ऐसे जो ड्रग्स बनते हैं इनको नेचुरल ड्रग्स बोलते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जो केमिकल्स मार्केट में अवेलेबल हैं उनका प्रयोग करके लैब में कुछ उसमें रिएक्टिव एलिमेंट्स डाल करके, कैटलिस्ट डाल करके एक ड्रग्स बना लिया जाता है, तो उसको हम सिंथेटिक ड्रग बोलते हैं। मतलब कि ऐसे ड्रग्स जो केवल लेबोरेटरी में बनाए जाएं, जो प्रिकर्सर एलिमेंट्स हैं उनका प्रयोग करके तो जो ड्रग बनता है वो ड्रग होता है सिंथेटिक ड्रग। सिंथेटिक ड्रग्स आर इंटायरली मैन्युफैक्चर्ड इन लेबोरेटरीज यूजिंग प्रिकर्सर केमिकल्स। अब प्रिकर्सर केमिकल्स क्या होते हैं, इसका एक एग्जाम्पल, एक रिएक्शन हमने यहाँ पे लिखा है C10H15NO और इसमें HI मिलाया जाता है। फास्फोरस इसमें कैटलिस्ट का काम करता है और इसके बाद जो निर्मित होता है वो होता है C10H15N। ठीक है, जो इसमें प्रिकर्सर एलिमेंट है वो है ये C10H15NO, मतलब स्यूडो इफेड्रिन। ठीक है, स्यूडो इफेड्रिन का रिएक्शन जब हम हाइड्रो आयोडिक एसिड के साथ करते हैं तो जो प्रोडक्ट बन के निकलता है वो बनता है मेथप्टामाइन। ठीक है, मेथप्टामाइन एक सिंथेटिक ड्रग है। ठीक, अब इस तरह का ड्रग का जो निर्माण हो रहा है ये पूरी तरह से लैब में हो रहा है, इसका कोई खेती या कल्टीवेशन नहीं हो रहा है। तो इस तरह से लैब में बनाए गए ड्रग्स को ही हम क्या बोलते हैं, सिंथेटिक ड्रग्स बोलते हैं। यदि हम क्लासिफिकेशन की बात करें कि ड्रग्स कितने तरह के हो सकते हैं, एक तो होता है कि नेचुरल ड्रग, मतलब प्राकृतिक ड्रग्स, ये पूरी तरह से पौधों से प्राप्त किया जाता है। इसका एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं कि गांजा हो गया, आपका अफीम हो गया और कोकोआ हो गया। ठीक है,
तो ये इनका जो उत्पादन होता है ये खेतों में कल्टीवेशन करके प्रॉपर लाइसेंस वगैरह इसका लेकर के इसका कल्टीवेशन किया जाता है और तब ये इसका उत्पादन होता है। मतलब ये कि पूरी तरह से ये पौधों से प्राप्त होते हैं। अब इसका कल्टीवेशन क्यों होता है? क्योंकि भाई अगर नशीला पदार्थ है तो क्यों होता है? इसका कल्टीवेशन इसलिए होता है क्योंकि इन सब चीज़ों का बहुत सारा प्रयोग हमारे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में दवाइयों को बनाने के लिए किया जाता है। दूसरा होता है हमारा सेमी सिंथेटिक ड्रग्स, मतलब इसमें कुछ चीजें प्लांट से ली जाएंगी और उसमें कुछ जो है परिवर्तन किया जाएगा, कहाँ? लैब में, और एक प्रोडक्ट बनेगा जिसको हम बोलेंगे सेमी सिंथेटिक ड्रग्स। इसका एग्जाम्पल आपका है मार्फिन और कोडीन, हीरोइन और कोकेन। ठीक, तो अगर देखिए अब इसके अंदर मैं नहीं जा रहा हूँ, सीधी सी बात है, ये जो प्लांट से ये सब मिलते हैं इसी में केमिकल वेमिकल मिला करके इसका रिएक्शन करके ये सब सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। तो ये हमारा जो है सेमी सिंथेटिक हो गया। तीसरा जो इसका क्लासिफिकेशन है, तीसरा जो प्रकार है वो पूरी तरह से सिंथेटिक ड्रग है। ये पूरी तरह से लैब में बनाई जाती हैं। ठीक है, अभी जैसे इसका एक हमने एग्जाम्पल बताया था एम्फेटामाइन। ठीक, एम्फेटामाइन इसका जो है एक उदाहरण है। तो ये तीन तरह के ड्रग्स हमारे यहाँ होते हैं। ड्रग्स का क्लासिफिकेशन तीन तरह से हम लोग कर सकते हैं। अब चिंताएं क्या हैं सिंथेटिक ड्रग्स को लेकर के? भारत की जो एजेंसीज हैं उनके सामने चिंताएं क्या हैं? सबसे पहली चिंता यह है कि हमारा एक एनडीपीएस एक्ट है 1985। ये क्या करता है? ये बहुत सारे केमिकल एलिमेंट्स को ये लिस्ट करता है। मतलब ये कि उसको लिस्ट बना लेता है और उसको कैटेगराइज करता है कि ये कंट्रोल्ड सब्सटेंसेज है। ठीक है, कंट्रोल्ड सब्सटेंसेस का तात्पर्य ये होता है कि उनका प्रयोग करने के लिए प्रॉपर गवर्नमेंट का जो दिशा निर्देश है उसका पालन करना है। जो लाइसेंस जरूरी है वो लाइसेंस लेना पड़ेगा उसके मैन्युफैक्चरिंग के लिए, उसके डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। ठीक है, अब इसके सामने चैलेंज ये है कि जो इस तरह के नए नए दवाइयाँ बन रही हैं, नए नए केमिकल बन रहे हैं, जो न्यू साइको एक्टिव सब्सटेंसेज हैं, ऐसे सब्सटेंसेज अभी इसके लिस्ट में शामिल नहीं हैं। मतलब कंट्रोल्ड सब्सटेंस के लिस्ट में जो नए साइको एक्टिव सब्सटेंसेज हैं ये अभी शामिल नहीं है। इसका एक एग्जाम्पल है फेंटानिल। ठीक है, फेंटानिल का प्रयोग अक्सर ड्रग्स के लिए किया जाता है, इसकी नशीले पदार्थ के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। लेकिन एनडीपीएस जो एक्ट है 1985 का, अभी उसके लिस्ट में ये शामिल नहीं है। तो ये तो एक एग्जाम्पल है। इस तरह के बहुत सारे ऐसे साइको एक्टिव सब्सटेंसेज हैं जो अभी इसके लिस्ट में शामिल नहीं हैं। तो हमारे सामने पहली चिंता तो ये है कि जो जितने भी पॉसिबल सब्सटेंसेज हैं उनको कैटेगराइज करके उनको लिस्ट किया जाए। ठीक है, दूसरी चिंता यह है कि जो सिंथेटिक ड्रग्स हैं उनका उत्पादन बहुत आसानी है। ठीक है, उत्पादन बहुत आसानी से हो जाता है, उसका प्रोडक्शन बहुत आसानी से होता है। कैसे? अब मान लीजिए अगर कोई प्राकृतिक ड्रग है, मान लीजिए अफीम है या गांजा है, तो आपको उसके लिए प्रॉपर खेती करनी पड़ेगी, प्रॉपर उसमें समय लगेगा, और वो चूंकि कल्टीवेशन हो रहा है तो वो चोरी छुपे भी नहीं किया जा सकता है। लेकिन जो सिंथेटिक ड्रग्स हैं उनका चूंकि किसी बाहर के इन्वायरमेंट से कोई लेना देना नहीं है, वो किसी छुपी छुपाई जगह में चोरी छुपे की कोई लैब इस्टेब्लिश करके वहाँ पे बनाया जा सकता है, और उसका ट्रैकिंग, उसको ट्रैक करना भी बहुत मुश्किल होता है। तो जो हमारा सिंथेटिक ड्रग है उनका प्रोडक्शन क्या है, बहुत ईजी है, उसको बहुत ईजिली प्रोड्यूस किया जा सकता है। अब देखिए, उत्पादन आसान है लेकिन डिटेक्शन उसका कठिन है, ये हमारा तीसरा चिंता का विषय है। अब देखिए, जैसे जो ट्रेडिशनल हमारे ड्रग्स हैं, जो पारंपरिक रूप से ड्रग्स के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, उसमें हम क्या करते हैं, जगह जगह पे चेक पोस्ट लगा दिए, हम स्निफर डॉग्स रख लिए, या फिर हम लगातार पेट्रोलिंग कर रहे हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं, तो उनको हम ट्रैक कर लेते थे। लेकिन इनके साथ दिक्कत ये है कि एक तो ये ऐसी छुपी छुपाई जगह में बनाए जा रहे हैं। ठीक है, कहीं कोने में ले जाकर के लैब इस्टेब्लिश कर लिया गया, वहाँ पे उसको बना लिया गया। अब उसको जब हम लेके बाहर जा रहे हैं तो चूंकि वह एक केमिकल सब्सटेंस है तो स्निफर डॉग वहाँ पे फेल हो जाता है, स्निफर डॉग वहाँ पे काम नहीं करता है। साथ में ये जो इसमें जो लोग इन्वॉल्व होते हैं वो अक्सर डार्क नेट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, लेन देन के लिए,
बातचीत करने के लिए, और जो उनका ट्रांजैक्शन होता है वो क्रिप्टो करेंसी के रूप में होता है। और ये पूरी प्रक्रिया के लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जैसे टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं, और जितना भी इनके बीच में बातचीत होती है वो सारा इनक्रिप्टेड होता है, मतलब कि उसको डिक्रिप्ट करना बहुत मुश्किल होता है। तो पहला चैलेंज तो हमारा ये हो गया कि भाई आसानी से उत्पादन हो जा रहा है। दूसरा चैलेंज ये है कि इसको डिटेक्ट करना, इसकी पहचान करना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। क्यों? क्योंकि इनका जितना भी कामकाज होता है सब डार्क नेट पे होता है, लेन देन क्रिप्टो करेंसी में होता है, जो भी टेक्नोलॉजी ये यूज करते हैं वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी होती है, और जो भी बातचीत होती है वो सारा इनक्रिप्टेड होता है। ठीक है, अगला कंसर्न हमारा ये है, चिंता ये है कि ये जितने भी सिंथेटिक ड्रग्स होते हैं इनमें इनकी जो पोटेंसी होती है ये बहुत हाई होती है, मतलब ये बहुत छोटा सा अमाउंट लेने से भी ओवरडोज हो सकता है। ठीक है, अब इसके वजह से लगभग 85% जो राइज हुआ है, जो साइकोसिस केसेस हैं वो ड्रग्स की वजह से लगभग 85% वृद्धि हुई है अभी हाल फिलहाल के समय में। साथ में ही जो स्कूल ड्रॉप हुए हैं ड्रग्स की वजह से, उसमें भी लगभग 60% की वृद्धि हो गई है हमारे भारत में। तो यह भी एक हमारे लिए चिंता का विषय बना हुआ है। अगर हम बात करें कि इस सिंथेटिक ड्रग से, जो विश्व भर में सिंथेटिक ड्रग्स का प्रचलन चल रहा है, उसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ रहा है और क्यों प्रभाव पड़ रहा है। भारत पर, जैसा कि हमने पहले ही बताया कि भारत पर इसका बहुत प्रभाव पड़ रहा है। उसका एक सबसे बड़ा कारण हमारी पॉपुलेशन है, और उसके साथ साथ हमारे यहाँ जो अनएम्प्लॉयमेंट है, गरीबी है, ये सब सारी चीज़ें, सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से भारत पर इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। और कुछ और विशेष कारण हैं जिसकी वजह से भारत आज इसका एक हब बना हुआ है, सेंटर बना हुआ है। ठीक है, पहला तो कारण ये है कि जो भारत की लोकेशन है वो गोल्डन क्रीसेंट और गोल्डन ट्रायंगल के बीच में पड़ता है। गोल्डन क्रीसेंट जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान वाला एरिया है, इसको हम गोल्डन क्रीसेंट बोलते हैं। गोल्डन क्रीसेंट इसलिए, क्रीसेंट तो इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका आकार जो है अर्धचंद्राकार है। ठीक, अभी गोल्डन क्रीसेंट और गोल्डन ट्रायंगल के बारे में अगले स्लाइड में विस्तार से भी हम देखेंगे। फिलहाल आप ये पोजीशन समझ लीजिए कि यहाँ पे भी ड्रग्स का उत्पादन बहुत हो रहा है। ठीक है, खास करके नेचुरल ड्रग्स का। ठीक, और दूसरी तरफ गोल्डन ट्रायंगल है जिसमें म्यांमार, थाईलैंड और लाओस है, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा सिंथेटिक ड्रग्स का प्रोडक्शन होता है और उसका ट्रैफिकिंग होता है। अब स्ट्रेटेजिक रूप से भारत की जो लोकेशन है वो इन दोनों के बीच में है, और यहाँ पे भी हमारा जो बॉर्डर एरिया है, बॉर्डर एरिया में भी विभिन्न प्रकार से इसको जो है अंदर भेजा जाता है। दूसरी तरफ यहाँ इधर वाला जो एरिया है हमारा, ये बहुत पोरस एरिया है, मतलब ये हिली एरिया है, बॉर्डर उतना ज़्यादा सिक्योर नहीं है, तो यहाँ से भी इंटर करना बहुत आसान होता है। इधर से तो मान लीजिए पाकिस्तान से सीधा इंटर हो जाता है। ठीक है, जम्मू कश्मीर वाले एरिया में पीओके तक जो है इस समय पाकिस्तान के कंट्रोल में पीओके है, तो वहाँ पर आसानी से हो जाता है। उसके बाद धीरे धीरे ये भारत में इंटर कर जाता है। तो भारत में सिंथेटिक ड्रग्स का जो प्रभाव है, जो इसका अवैध व्यापार है, वो स्ट्रेटेजिक लोकेशन की वजह से भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। दूसरा कारण ये है कि भारत जो है ना एक मेजर एपीआई उत्पादक कंट्री है। एपीआई का मतलब होता है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। इसका मतलब ये होता है कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में जो दवाइयाँ बनती हैं, उन दवाइयों को बनाने के लिए जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं, उसके प्रोडक्शन में भारत बहुत आगे है। तो अब जब इस तरह से एपीआई बनेगा, मान लीजिए कोई ऐसा एपीआई है जिसका प्रयोग करके हम पैरासीटामॉल बनाने वाले हैं, लेकिन ये एपीआई यूज करके हम कोई सिंथेटिक ड्रग भी बना सकते हैं। तो अब इस एपीआई का एक्सेस करना दोनों के लिए बहुत आसान है। फार्मास्यूटिकल कंपनीज भी उसको आसानी से एक्सेस कर सकती हैं, और इस तरह से अराजक तत्व जो सिंथेटिक ड्रग बनाने में इन्वॉल्व है वो भी इसका एक्सेस कर सकते हैं। तो इस तरह से एपीआई का बड़ा उत्पादक होने की वजह से भी सिंथेटिक ड्रग के उत्पादन में भारत में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। तीसरा कारण यह है कि सीधी सी बात है, हम लोग डिजिटल क्रांति के दौर में हैं,
और इस डिजिटलीकरण का जो फायदा है या जो प्रयोग है वो हर कोई कर रहा है। जैसे कि हमने बात किया कि डार्क वेब का यूज करना, क्रिप्टो करेंसी का यूज करना, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज करना, तो ये सब सारी चीज़ें डिजिटल क्रांति की वजह से भी बढ़ रही हैं। ठीक है, तो भारत जो है, भारत पर सिंथेटिक ड्रग का प्रभाव खास करके इन 3 कारणों से है, और अन्य कारण भी आप सामाजिक और आर्थिक कारण भी बता सकते हैं। अब हम गोल्डन क्रीसेंट और गोल्डन ट्रायंगल के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। सबसे पहले तो गोल्डन क्रीसेंट में कौन कौन से देश आते हैं? इसमें अफगानिस्तान है, ईरान है, पाकिस्तान है, जो कि हमारे पश्चिमी क्षेत्र में अवस्थित हैं। गोल्डन ट्रायंगल में म्यांमार, थाईलैंड और लाओस आता है। स्थिति इसकी यह है कि ये पश्चिम में है और ये पूर्व में है। जो हमारा गोल्डन क्रीसेंट है यह मुख्य रूप से ओपियम और हेरोइन, मतलब जो अफीम है और हीरोइन है उसके उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मेजरली ये जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। और वहीं पे जो हमारा गोल्डन ट्रायंगल है वह सिंथेटिक ड्रग्स के प्रोडक्शन में बहुत बड़ा रोल अदा करता है, मतलब बड़ा प्रोड्यूसर है। अब अगर हम रास्ता देखें कि किस रास्ते से इंडिया में घुसता है, तो जो गोल्डन क्रीसेंट है वो पंजाब, JNK, राजस्थान और गुजरात होते हुए वो इंडिया में एंटर करता है। और साथ में जो गोल्डन ट्रायंगल के लोग हैं वो कहाँ से, हमारा जो 7 सिस्टर्स है वहाँ से, मिजोरम हो गया, मणिपुर हो गया, नागालैंड हो गया। चूंकि बॉर्डर इतना ज़्यादा पोरस है इसलिए वो जो है वहाँ से इंटर कर पाते हैं आसानी से। पश्चिमी सीमा से वो इंटर करने के लिए ड्रोन्स का प्रयोग करते हैं या फिर समुद्री मार्गों का प्रयोग करते हैं। वहीं पर हमारा जो नॉर्थ ईस्ट का एरिया है वहाँ पे चूंकि हमारा बॉर्डर बहुत पोरस है तो वहाँ से एंट्री करना बहुत ही आसान होता है। अब इसका प्रभाव क्या है? गोल्डन क्रीसेंट का जो प्रभाव है वो है नार्को टेररिज्म। कहाँ पे? खास करके पश्चिमी हमारे बॉर्डर एरिया में और JNK में। नार्को टेररिज्म क्या होता है? क्योंकि देखिए कोई भी टेररिस्ट एक्टिविटी करने के लिए पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। हथियार खरीदना है, ह्यूमन रिसोर्स को ट्रेनिंग देना है, कैंप्स लगाने हैं, बहुत सारे काम होते हैं जिसमें पैसा भर भर के चाहिए होता है। तो इसलिए जो टेररिस्ट हैं वो ड्रग्स के धंधे में इंटर करते हैं, ड्रग्स के लेन देन में इंटर करते हैं, जिससे वो गाढ़ी कमाई करते हैं और उसका प्रयोग फिर वो टेररिज्म एक्टिविटीज में करते हैं। तो इसको हम नार्को टेररिज्म कहते हैं, मतलब कि ऐसा टेररिज्म जिसका जो आधार है वो नारकोटिक्स है, मतलब ड्रग्स का व्यापार है। उसी तरह से जो गोल्डन ट्रायंगल है उसका क्या प्रभाव पड़ता है? उसका प्रभाव पड़ता है पूर्वोत्तर में इंसर्जेंसी को बढ़ावा देने में और साथ में HIV जैसी बीमारियों को बढ़ावा देने में वहां उसका प्रभाव देखने को मिलता है। अब अगर हम बात करें कि हमारा जो इन्फोर्समेंट ढांचा है, मतलब हम जिस एजेंसीज के थ्रू इन सब चीज़ों पे कंट्रोल करते हैं उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, तो सबसे पहले तो हमारे संविधान में ही आर्टिकल 47 है जो ये कहता है कि कोई भी राज्य, कोई भी स्टेट ऐसे सभी एक्टिविटीज को प्रोहिबिट करेगा जो नशीले पदार्थों से संबंधित हो, ठीक है, या ड्रग्स से संबंधित हो। ऐसे किसी भी एक्टिविटीज पर जो स्टेट है वो प्रतिबंध लगाएगा। उसके साथ साथ हमारे 2-3 एक्ट्स हैं। एक एक्ट तो ये है बहुत इंपॉर्टेंट, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940। ये क्या करता है? रेगुलेट्स द इंपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स। जो दवाइयाँ हमारे यहाँ बिकती हैं और जो कॉस्मेटिक्स के पदार्थ बिकते हैं उनको बनाने में, उनका डिस्ट्रीब्यूशन करने में, ठीक है, और उसके बेचने के लिए नियम कानून निर्धारित करता है कौन? ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940। दूसरा है NDPS एक्ट 1985, जिसके बारे में हम लोग इसके पहले भी बात किए। ये क्या करता है? दिस इज द प्राइमरी लेजिस्लेशन कंट्रोलिंग नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस, ठीक है। ये इसका मुख्य काम यही है कि नार्कोटिक ड्रग्स और साइकोट्रॉपिक जो सब्सटेंसेज हैं उसको कंट्रोल करना, ठीक है। अब साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेज क्या होते हैं? यह ऐसे सब्सटेंसेज होते हैं जिनको अगर आप लेते हैं तो आपका दिमाग पूरी तरह से सोचना समझना बंद कर देगा, आपकी चेतना शून्य हो जाएगी, बुद्धि काम नहीं करेगा, ठीक। मनोदैहिक पदार्थ इनको बोलते हैं हिंदी में।
अगला एक्ट जो हमारा है प्रिवेंशन ऑफ इलिसिट ट्रैफिक इन एनडीपीएस एक्ट 1988, ये भी उसी से संबंधित है जैसा कि इसके नाम में ही है। ये इलिसिट ट्रैफिक मतलब जो आना जाना है, व्यापार है, लेन देन है, उसको कंट्रोल करने का काम करता है हमारा प्रिवेंशन ऑफ इलिसिट ट्रैफिक इन एनडीपीएस एक्ट 1988। ठीक, और भारत में जो सबसे सुप्रीम अथॉरिटी है ड्रग्स को कंट्रोल करने के लिए वो है एनसीबी। क्या नाम है इसका? नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, जो कि हमारा एपेक्स अथॉरिटी है ड्रग्स को कंट्रोल करने के लिए। अब इनका क्या काम है? इनका काम ये है कोऑर्डिनेशन ऑफ एंटी ड्रग ऑपरेशंस किसी भी एजेंसी के साथ, जैसे मान लीजिए पुलिस हो गया, ठीक है, रेवेन्यू के लोग हो गए, या फिर कोई इस तरह की अन्य इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, तो उनके साथ मिल करके एंटी ड्रग ऑपरेशंस चलाना इनका काम होता है। उसके बाद जो एनडीपीएस एक्ट है उसको इम्प्लीमेंट करना भी इन्हीं का काम है, और साथ में इंटरनेशनल लेवल पर जितने भी एजेंसीज हैं उनके साथ कोऑपरेशन करना, इंटेलिजेंस शेयर करना और ऑपरेशन करना, ये 3 काम इनका होता है। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो हमारा एपेक्स बॉडी है सिंथेटिक ड्रग या ड्रग्स नशीले पदार्थ को कंट्रोल करने के लिए, वो एनसीबी है और उसके ये 3 फंक्शन है। अगर हम बात करें कि हाल फिलहाल में इंडिया में क्या हुआ है, ठीक है, कौन कौन सी घटनाएं घटी हैं या फिर कौन कौन से ऑपरेशंस किए गए हैं, कौन कौन से इनिशिएटिव्स भारत के द्वारा लिए गए हैं, तो एक है ऑपरेशन क्रिस्टल फोर्ट्रेस। ये दिल्ली पुलिस और एनसीबी के द्वारा छतरपुर में चलाया गया, जिसमें लगभग 328 किलो मेथेप्टामाइन जब्त किया गया, लगभग ये 262 करोड़ का माल था। ठीक है, तो यह माना जा रहा है कि यह दिल्ली पुलिस या दिल्ली सरकार की अभी तक की सबसे बड़ी बरामदगी है। उसके साथ साथ 18 नए प्रिकर्सर्स रसायनों पर प्रतिबंध लगाया गया, नियंत्रित किया गया। जैसा कि हमने कहा कि जो प्रिकर्सर एलिमेंट होते हैं इन्हीं का प्रयोग करके सिंथेटिक ड्रग्स बनाए जाते हैं। तो 18 नए केमिकल्स को भी, 18 और केमिकल्स को भी इसमें कंट्रोल्ड सब्सटेंसेस के रूप में लिस्ट कर दिया गया। अभी तक इनकी जो संख्या थी अब वो बढ़ करके कितनी हो गई? 45 हो गई। ठीक है, इसका जो लक्ष्य है, लक्ष्य यही है कि जितने भी संभावित सिंथेटिक ड्रग्स बनाने के लिए प्रिकर्सर्स यूज हो सकते हैं उनको धीरे धीरे लिस्ट करना और उनका कंट्रोल करना, जैसा कि हम लोगों ने पहले ही बात किया। ओके, उसके बाद DRI, डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने एक ऑपरेशन चलाया, ऑपरेशन हिंटरलैंड ब्रू। ठीक है, यह ग्रामीण क्षेत्रों में अवैध ड्रग लैब को नष्ट करने के लिए चलाया गया है। हाल ही में राजस्थान के सिरोही में इस तरह का एक लैब का भंडाफोड़ हुआ जहां पे मेफेड्रोन बनाया जा रहा था। ठीक है, मतलब ये कि एक ऑपरेशन चलाया गया जिसका नाम है हिंटरलैंड ब्रू। ये कहाँ चलाया गया? राजस्थान के सिरोही में, और वहां पे एक इस तरह के सिंथेटिक ड्रग बनाने वाले लैब का भंडाफोड़ किया गया। उसके साथ साथ सरकार ने एक मानस पोर्टल लॉन्च किया है जिसमें आप कोई भी नागरिक उसमें अपना इंफॉर्मेशन दे सकता है। साथ में एक हेल्पलाइन नंबर 1933 है, इस पर भी कोई भी शिकायत दर्ज कर सकता है, कोई भी किसी भी सूचना को रजिस्टर कर सकता है। तो हाल फिलहाल में ये 3-4 चीजें इंपॉर्टेंट हैं जो करंट में थी, भारत सरकार के द्वारा या अन्य सरकारों के द्वारा इनिशिएटिव लिया गया, तो उसके बारे में था। तो अब उम्मीद है कि ये जो 2 क्वेश्चंस थे हमारे, ठीक है, इसको आप आसानी से कर लेंगे। पहला तो देखिए ये ट्रांजिट हब क्यों है, हमने देखा कि लोकेशन ऐसी है गोल्डन क्रीसेंट और गोल्डन ट्रायंगल का, तो आप ये पूरी तरह से लिख सकते हैं कि गोल्डन क्रीसेंट में कौन कौन से देश आते हैं, वो किस चीज़ का प्रोडक्शन करता है और वहाँ से भारत में अंदर आने के लिए क्यों आसानी से अंदर आ जाता है। उसी तरह से आप गोल्डन ट्रायंगल को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, और पहला प्रश्न हमारा ये था कि इन्फोर्समेंट एजेंसीज कौन कौन से ऐसे चैलेंजेज है जिनको फेस कर रही हैं, तो आप आसानी से उसमें लिख सकते हैं कि इनका प्रोडक्शन आसान है, डिटेक्शन कठिन है। ठीक है, इन्फोर्समेंट एजेंसीज की जो लिस्ट है उसमें अभी उतना लिस्टिंग नहीं हुई, तमाम चीज़ें जो हमने देखा वो आप लिख सकते हैं और लिख करके आप हमको टेलीग्राम पे भेजिए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये पूरा टॉपिक आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आपको लगता है कि इसमें अभी और कुछ भी हमको ऐड करना चाहिए
या कुछ छूट गया है तो आप हमको टेलीग्राम पे या कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी आपके मेंस के एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।